थोड़ा-सा चाइना के साथ जो उन्होंने किया है उसको एक बार समझ लें। मतलब 20% था, 34% लगाया, 54 हो गया। उधर से उन्होंने चीन ने बढ़ा दिया। फिर आपने कहा कि हम इसको 104 कर देंगे, उन्होंने कहा हम 84 कर देंगे। अब इसके बाद फिर कुछ नया हो गया है ना, तो 125 125 कर दिया है। अब फिर चीन भी बोलेगा हम 84 से बढ़ा के 100 सवा 100 कुछ भी जो भी उनके मन में आए वो बोल देंगे कि हम भी इतना कर रहे हैं। ये जैसे बिडिंग होती है कि आप एक सामान कितने में खरीदेंगे, 2 सेठ लड़ गए कि मतलब 10 रुपए की चीज़ है, उसके पीछे वो आन बान शान पे आ गई कि नहीं, 10 रुपए की चीज़ हम 100 रुपए में लेंगे या 1000 रुपए में लेंगे, बस दूसरे को नहीं लेने देंगे। तो अब वो इस टैरिफ बिडिंग में मतलब कौन आगे, मतलब हु विल ब्लिंक फर्स्ट? मुझे बिडिंग से ज़्यादा मुझे लगता है ब्लीडिंग होगी। इतना आसान नहीं होगा। देखिए, जब से रशिया यूक्रेन हुआ है ना, तब से ही अगर देख रहे हैं तो चाइना गोल्ड रिज़र्व बढ़ा रहा है और यूएस ट्रेज़री बेचता जा रहा है। अभी और ज़बरदस्त करेगा। करेंसी वॉर उसको करना ही पड़ेगा, बिकॉज़ अब क्या है कि मेन मामला ये 2 लोगों के बीच में रह गया है। एक 17-18 ट्रिलियन डॉलर, एक आपका 25, 27, 28 ट्रिलियन डॉलर जो भी। मुझे तो ये लगता है कि इन मेन दोनों मामला इन दोनों के बीच में ही था, बाकी सबको तो कोलैटरल डैमेज कह लीजिए या कह लीजिए कैमोफ्लेज। क्योंकि आप सीधे-सीधे चीन से लड़ते तो उसकी कहानी अलग बनती, कि बस हम सीधे चीन को ही बैन कर रहे हैं या चीन पे ही टैरिफ लगा रहे हैं। उन्होंने एक प्रिंसिपल बनाया कि हम एक रेसिप्रोकल टैरिफ लगाएँगे, उस प्रिंसिपल के लिए उनको सबको लाना पड़ा, और वैसे भी टैरिफ उनका पिछले टर्म में भी आप देखिए, जब वो पिछले टर्म के लगभग समाप्ति के समय आए थे अहमदाबाद, तो उन्होंने भरे मंच से कहा था कि मोदी जी बड़े अच्छे दोस्त हैं लेकिन टैरिफ के मामले में बड़े वो, तो वो उनकी पुरानी मतलब उनके दिमाग में एक चीज़ फँसी हुई है। देखिए, चाइना के साथ तो ट्रम्प का रिश्ता कभी ठीक रहा नहीं। तो वो तो पक्का है और पता भी था कि चाइना रिटेलिएट करेगा और थोड़े बहुत यूरोपियन कंट्रीज़ करेंगे, बाकी ज़्यादा लोग नहीं करेंगे। और ताकत ही नहीं है। मैंने तो आपको आपको इंडिया का एक्सपोर्ट नंबर बता दिया। तो कहने को होता है कि हम रिटेलिएट कर लेंगे, शॉर्ट टर्म में कोई रिटेलिएट नहीं कर पाएगा एक्सेप्ट फॉर जो इक्वली और ऑलमोस्ट इक्वली पावरफुल। लॉन्ग टर्म में आप देखेंगे और ये होगा, यूएस पे ट्रस्ट बहुत कम हो जाएगा। जैसे चाइना पे कोई ट्रस्ट नहीं कर सकता है, वैसे ही अब यूएस पे कोई ट्रस्ट नहीं करेगा। बार-बार डिस्ट्रस्ट हो रहा है। इससे तो अच्छा है कि आप वो नॉर्थ कोरिया वाले पे ट्रस्ट कर सकते हैं। पता है कि वो न्यूक्लियर बम कभी भी मार सकता है, तो उस हिसाब से एडजस्ट कर लीजिए। उनका रशिया मीम को आप आ गया हमेशा ना ट्रस्ट कर। कि नाउ ही इज़ वेरी हैप्पी कि अब मतलब मैं सबसे ज़्यादा पागल इंसान दुनिया में मुझे नहीं समझा जाता है। ही इज़ वेरी हैप्पी। एक पागल तो ये पागलों के पागल। तो ऐसा ही है, लेकिन लेकिन रशिया थोड़ा-सा लेकिन दुखी राजन होगा। सिंह ये पूछ रहे हैं कि असली लड़ाई चीन-अमेरिका के बीच में ही है, तो क्या बीच में भारत को फ़ायदा होगा? मतलब इमीडिएट ना हो लेकिन लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी के तहत क्या ये चीज़ भारत के लिए फ़ायदेमंद हो जाएगी? जी, एक यही प्रार्थना रहेगी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कि हम बड़े आलसी रहे हैं अपॉर्च्युनिटीज़ को, ग्लोबल अपॉर्च्युनिटीज़ को कैप्चर करने में। तेज़ी से जाना होगा। अब का समय बदल गया है। आप देखें कि नॉर्मल कॉर्पोरेट में भी स्मार्ट स्किल का टाइम आ गया है। तो गवर्नमेंट को भी एकदम मतलब दिन-रात लग जाना चाहिए, सोना ही नहीं चाहिए कि ले लो जितना ले सकते हो इससे पहले कि कहीं और चला जाए। तो वो वॉर फुटिंग पे काम अगर गवर्नमेंट करेगी तो बहुत बड़ी अपॉर्च्युनिटी है, क्योंकि अभी ना वो लोहा गर्म है, हथौड़ा मारने का टाइम है। बहुत हो सकता है अपॉर्च्युनिटी, और मैं नहीं कहूँगा कि आप वो टॉय-वॉय के चक्कर में ज़्यादा पड़े, वो बनाने दें छोटे लोगों को। आप बड़ी चीज़ लें, बड़ी चीज़ लें, ऑटो लें, दवाई तो हम ले ही चुके हैं, ऑटो कंपोनेंट्स लें, उसमें हमारे पास कैपेबिलिटी ओवर टाइम बिल्ड हो गई है, काफ़ी सारे हमारे पास जॉइंट वेंचर्स हैं। इन सब चीज़ों में जाएँ, इलेक्ट्रॉनिक्स में हम ऑलरेडी हैं, फार्मा को और डीप करें, फार्मा में हमारे पास एक्सपर्टीज़ है, काफ़ी सारा हम रिसर्च यहाँ पे करते हैं। तो उन सब चीज़ों में आगे बढ़ें, बाकी खिलौने चीन को बनाने दें, कहीं से भी डंप करने दें, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम है कि हमारे यहाँ ना पॉलिसी इतना बनाया जाता है, इतना डिस्कशन होता है कि तब तक कोई और लेके चला जाता है। इतनी बढ़िया अपॉर्च्युनिटी थी केमिकल की हमारे लिए, टेक्सटाइल की हमारे लिए, कहाँ है? नहीं।
बट जी। इंडिया की स्ट्रैटेजी बहुत अच्छी जा रही है। बस वॉर फुटिंग पे अगर चले जाते एक बार ना, तो एक बार घुस गए तो अर्ली एंट्रेंट का बेनिफिट मिल गया अभी, फिर तो आप वहाँ पे रह जाएँ। जी। ठीक है, तो अब रेट कट और रिजल्ट सीजन, ये दोनों चीज़ें आपके सामने हैं। रेट कट पर रिएक्शन और अ, आगे रिजल्ट सीजन, इन दोनों को अब कैसे देख करके चला जाए? देखिए रिजल्ट सीज़न तो इम्पोर्टेंट है ही हमारे लिए, बिकॉज़ वही सँभालेगा मेनली। देखिए ग्लोबल चीज़ें जितनी भी थी, टैरिफ खराब करना, अगर ये हालत है तो मान सकते हैं कि जो बॉटम है निफ्टी का वो बॉटम रह जाएगा। फिर से अगर बोले कि नहीं साहब टैरिफ वापस लगा दिया तो फिर से गिर जाएगा। लेकिन अगर नहीं, अगर ये स्टेटस को मेंटेन होगा और वो चाइना के साथ लड़ते रहे उधर में, तो शायद ये जो बॉटम हो गया वो हो गया। अब ये बॉटम टूटने के पीछे दूसरा रीज़न यही हो सकता है कि हमारा कॉर्पोरेट रिज़ल्ट पैथेटिक हो, वो लगता नहीं। क्यों नहीं लगता है कि देखिए कल ही हमारे क्रेडिट पॉलिसी आई, बहुत अच्छी पॉलिसी आई। उन्होंने एक्सपेक्टेशन मीट ही नहीं किया, उन्होंने बहुत सूद किया आपको और बताया कि भैया कोई दिक्कत नहीं होगी लिक्विडिटी की। रेट कट के पहले लिक्विडिटी की ज़रूरत है और वो मेंटेन करेंगे और भी लेके आएँगे, तो ग्रोथ को सपोर्ट मिलेगा हमारे यहाँ, कंजम्पशन बूस्ट को सपोर्ट मिलेगा हमारे यहाँ। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि सेकंड हाफ ऑफ दिस फाइनेंशियल हमारा इंटरनल अच्छा ही होना चाहिए, खराब नहीं होना चाहिए। एक यही है कि जब उनका जीडीपी फ़ोरकास्ट आया तो Q4 वाला जो फ़ोरकास्ट है, वो थोड़ा नीचे है और Q4 वाला इन्फ्लेशन का फ़ोरकास्ट थोड़ा-सा ऊपर है। तो मेबी वो मुझे समझ में नहीं आया, हो सकता है उसके कारण थोड़ा-सा मॉडरेट हो। बट अदरवाइज़ हमारे इंटरनल्स अभी बहुत ही सुंदर बने पड़े हैं और ओवरऑल अब तो शुरू होगा, ये वाला तो क्वार्टर ठीक ही आना चाहिए। ऑलमोस्ट 250-300 के रेंज का जो ईपीएस है वो आना चाहिए ऐसा एस्टिमेट है।